सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, एक लंबा किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, किसानों से माफी मांगी। इतना सब होने के बाद भी किसान जो है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ रहे? और मनोहर लाल खट्टर अगर ये कहते हैं कि कुछ लोग मुखौटे लगाकर आ गए थे, वो लोग कौन थे? और क्या आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा इस बार हरियाणा में आपके लिए काफी कठिन, सिद्धार्थ जी, होने वाला है? देखिए सईद जी, ये बड़ी दयनीय स्थिति है पूरे विपक्ष की कि 10 साल का सुशासन चलने के बाद आज पूरा विपक्ष चुनाव में 2 दिन पहले कुछ बयान जिनका खंडन हो चुका, जिन पर खेद व्यक्त किया जा चुका है, वो उनको लेकर के चुनाव लड़ना चाहता है। क्योंकि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जो किया, हरियाणा का एक एक किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है और वो इनको आंख में आंख डाल करके कह रहा है, क्योंकि उनको याद है किस प्रकार से 10 साल में हुड्डा जी के शासन में किसानों के साथ अन्याय हुआ था, उन पर प्रताड़ना हुई थी। इसलिए ऐसे में मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को कहीं ना कहीं अंतर्मन में झांकना चाहिए और उनको यह कहना चाहिए कि सोचना चाहिए कि हम क्या बात कहने का काम कर रहे हैं। अब बयानों की बात हो रही है तो 2-3 बयान की मैं बात करना चाहूंगा। चलते चुनाव में सईद जी देखिए क्या बयान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। असंध में इनके प्रत्याशी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले अपना घर भरने का ही तो काम करेंगे, और क्या काम करेंगे। इनके एनआईटी के प्रत्याशी कहते हैं 50-50 वोट पर मैं एक नौकरी देने का काम करूंगा। अभी इनके फरीदाबाद के प्रत्याशी लखन सिंह, उनका बयान आया है हाल ही में और वो कह रहे हैं कि अगर ज्यादा बोलोगे तो पेंशन कटवा दूंगा, चुप होके बैठ जाओ। ये जो मॉडल था कांग्रेस पार्टी का, प्रताड़ना का, तुष्टीकरण का, एक क्षेत्र में सब कुछ देने का, एक जाति के अतिरिक्त सबके साथ अन्याय करने का, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, उनको प्रताड़ित करने का, ये तो कुमारी शैलजा जी के बयानों से भी निकल करके आ रहा है। कुमारी शैलजा जी कह तो रही हैं कि मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, मैंने मुख्यमंत्री की दावेदारी कर दी। आज ही कुमारी शैलजा जी का एक और बयान निकल करके आ रहा है कि दिल तो बड़ा है पर दिल दुखता तो है। सईद जी, मैं मानता हूं कि हरियाणा की जनता ये भूलेगी नहीं। हरियाणा की जनता को याद है किस प्रकार से हरियाणा के अंदर दलितों के साथ अत्याचार होता था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये 2013 की रिपोर्ट है। यह अखबार में छपता था कि हर 18वें मिनट में होता है दलितों के साथ अत्याचार। कुमारी शैलजा जी कहा करती थी, ये कंपाइलेशन है उनके बयानों का, जब वो यूनियन मिनिस्टर थी, वो कहा करती थी कि हरियाणा सरकार लापरवाह और छोटी मानसिकता वाली, हरियाणा में दलित होना पाप है। जब ऐसे कुशासन को छोड़ करके हरियाणा की जनता एक सुशासन का 10 साल देख के आई हो और उसने देखा हो कि किसान वर्ग हो, जवान वर्ग हो, पहलवान हो, खिलाड़ी हो, नौजवान हो, महिला हो, बहनें हो, कोई भी वर्ग हो, उसने 10 साल के अंदर अपने आत्मसम्मान के साथ हरियाणा के अंदर नए सपने देखने का एक उसको मौका मिला है। वो अपने कदमों पे बढ़ के आगे जा चुका है। आज हरियाणा का किसान वो आगे बढ़ रहा है सैयद जी। इसलिए मैं मानता हूं कि हरियाणा का किसान वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और हरियाणा का हर वर्ग तीसरी बार प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। यह हरियाणा तय कर चुका है। ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ जी, आपने ये नहीं बताया कि वो कौन लोग थे जो मुखौटे लगाकर आ गए थे। आपने ये नहीं बताया कि किसान महापंचायत बीजेपी के विरोध में लगातार क्यों कर रहे हैं। हम अखिल चौधरी जी आपके पास आए, लेकिन इस बीच हरियाणा चुनाव के मद्देनजर किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी ने अपना पक्ष रखा है। अखिल जी, आपको लगता है किसानों की ये जो नाराजगी बीजेपी के प्रति थी और लगातार जो आंदोलन चलते रहे थे, जो महापंचायतें हो रही थी, उसका फायदा सीधे सीधे आपको मिल जाएगा? लेकिन सिर्फ फायदा मिल जाए नहीं, किसान आप पर भरोसा क्यों करेंगे चौधरी साहब? देखिए, मैं पहली बात तो एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में ही नहीं, एक भारतीय के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे किसान आज शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यह 13 फरवरी से जब आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी, जब ये आना चाहते थे दिल्ली, इनका कुछ हरियाणा से तो कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो आ रहे थे पंजाब से, कुछ हरियाणा के इलाकों से, और दिल्ली जा रहे थे। खट्टर साहब उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। इन्होंने क्यों रोका उनको और दिल्ली क्यों नहीं आने दिया, वो तो वो बता सकते हैं। दूसरी बात, 350 से ज्यादा जत्थेबंदियां हैं, 350 से ज्यादा किसानों के
जो संगठन है, जो मुख्यतः दो तरह के इनके फोरम्स हैं, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा, इनसे जब ये आंदोलन की स्टार्टिंग हुई उस टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने और पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के अंदर लगातार वार्ताएं करी थी। उसमें हमारे जो मंत्री हैं बीजेपी के, पीयूष गोयल साहब या फिर अर्जुन मुंडा जी, ये सब लोग आते थे। खट्टर साहब खुद अपने मंत्रियों को वहां पे भेजा करते थे। आज हमारे किसानों के सम्मान के साथ में उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है और ये बोल रहे हैं कि ये किसान ही नहीं है, तो आप आ जाएं और उनके खेतों की जवाबबंदियां ले लें, उनसे बातचीत कर लें, पता चल जाएगा। अमित शाह का अभी बयान आ रहा था कि कौन सी रबी की फसल होती है, कौन सी खरीफ की होती है, सब चीजें आ जाएंगी। एक चीज, अहम चीज, आप देखिए डे टू डे बेसिस पे हमारे किसानों के साथ में क्या व्यवहार हो रहा है। करनाल के अंदर जो पीआर धान की फसल होती है, पहले कहा कि एमएसपी पे खरीदारी होगी, आप अपनी फसल लेकर आ जाओ, 23 सितंबर को आप आ जाओ। 23 सितंबर को हमारे किसान अनाज मंडी करनाल के अंदर जब लेकर पहुंचे, 2-4 दिन तक उनकी फसल रख दी वहीं पे, और सरकार ने कहा कि 1 अक्टूबर को खरीदारी शुरू करेंगे। और बीच में बारिश इतनी गंदी आई कि उनकी लाखों रुपए की फसल थी, जो सोने जैसी फसल थी, वो सब बर्बाद हो गई। ये कहने का मतलब ये है कि जो एक व्यवहार रहा है भारतीय जनता पार्टी का किसानों के ऊपर, चाहे मजदूरों के ऊपर, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, तो हरियाणा की जनता ने बहुत लंबे समय तक ये देखा है। और 10 साल के इनके कुशासन के बाद में एक एक स्थिति क्लियर है। अगर इतना ही अच्छा काम होता खट्टर साहब का, तो चुनाव से 5 महीने पहले, 6 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाया नहीं जाता। तो ये सब कहने की बातें, रिजल्ट आज भी आ चुका है हमारे सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, तो ये बातें तो बीजेपी वाले अभी से कर रहे हैं। इन्होंने हार मान ली है। किसान ही हमारे साथ में नहीं है, हमारे साथ में सभी तबके हैं जिन तबकों में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देखा है। बहुत धन्यवाद आपका अखिल जी। प्रियंका जी, आपके नेता केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारे बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। आप अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में यहां पर देख रही हैं। इसमें किसान कितना बड़ा फैक्टर है और क्यों? सभी को नमस्ते सैयद अंसारी जी। किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे देश के अन्नदाता हैं। वो नहीं होते तो आपके और मेरे प्लेट में आज ब्रेड और रोटी नहीं होती। अब आपने भाजपा की बड़ी बड़ी बातें सुनी, पर ये वही भाजपा है जिन्होंने किसानों को दिल्ली आने से रोका, बड़े बड़े कीले गाड़ दिए, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी। वही किसान आज भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं, इनको अपने गांव आने से रोक रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर दी सिद्धार्थ जी ने। ये नहीं बताया कि किसान के ऊपर डेट 2014 में 9.6 लाख करोड़ था, जो डेट आज 2023 तक का बता रही हूँ, करीब 23.44 लाख करोड़ हो गया है। ये भी नहीं बताया उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आयु दुगनी कर देंगे, पर वो हुआ नहीं। आप ऐसे देखें कि अभी इनके नेता किसानों को क्या बुलाते हैं, बलात्कारी, हत्यारा, फिर बहुत अपशब्द यूज करते हैं जो मैं लेना भी नहीं चाहती। बार बार अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे बस ऐसी स्टेटमेंट से। क्या ये ठीक है? ये बार बार मैं अभी कुछ गलत बोल देती हूँ सिद्धार्थ जी को, उनकी पार्टी को, और उसके बाद डिस्टेंस कर लूंगी और रोज यही करूंगी, तो चलेगा क्या? आप मुझे टोकेंगे तो क्यों किसान इनको किसी भी लिए वोट देगा इस बार? कोई किसान इनको वोट नहीं देने वाला इस बार। ठीक है प्रियंका जी। प्रतीक जी, किसान एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी से उसकी नाराजगी गाहे बगाहे दिखाई दे ही रही। आप साथी थे, अलग हुए। अगर किसान आप पर भरोसा करेगा तो अब क्यों करेगा? जी शाहिद जी, हरियाणा की आत्मा में पहलवान, जवान और किसान, ये तीनों बसते हैं। आप आज किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि किसानों के मुद्दों पे इन्होंने क्या किया। जो किसान के बिल आए, जो कृषि कानून आए, उसके ऊपर हरियाणा की बीजेपी ने जिस तरह से किसानों को रोका गया, इनके ऊपर लाठीचार्ज करी गई, वो आज उससे सब वाकिफ है। आज कांग्रेस जो इतने बड़े बड़े बोल रही हैं, हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में भी जाना चाहिए। इनकी सरकार में हरियाणा के किसानों की 25,000 एकड़ जमीन को हड़पा गया और अपने दमादों को
अपने एक जो सीएलयू इंडस्ट्री बना दी गई थी हरियाणा में, सबसे फ्लरिशिंग इंडस्ट्री जो थी, जितने भी खाली आदमी थे सब सीएलयू कराते घूमते थे। तो सबको यह पता है कि वो किसानों की जमीन के साथ हरियाणा की कांग्रेस ने क्या किया। जो पहलवानों की बात है, पहलवानों की बात में आज हरियाणा को हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारा गौरव है, उन सबसे ज्यादा अच्छे लगने लगे ब्रजभूषण शरण सिंह। और बाद में उनका मोह भंग हुआ जब उनको लगा कि हाँ, जनता पहलवानों के साथ है, क्योंकि वो शायद सही है। दूसरी बात हरियाणा कांग्रेस की अगर मैं बता दूं, जब बबीता फोगाट इंडिया के अंदर आई थी और हरियाणा की खेल पॉलिसी जो नीति थी, उसके अंदर उनको डीएसपी बनाना था। डीएसपी बनाने की लड़ाई उनको 7 साल तक हाई कोर्ट पर लड़नी पड़ी। और जब वहां से वो जीत कर आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बोला कि अगर इंस्पेक्टर बना दिया तो क्या ये बहुत नहीं है। इस तरह से पहलवानों का मान और सम्मान इन दोनों पार्टियों ने किया है। जहां तक आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि ये शायद किंग मेकर बनेंगे, पहली बात तो इनको ये क्लियर हो कि हमारी साथ वाली स्टेट पंजाब के अंदर इनका बहुत मधुर गठबंधन है कांग्रेस के साथ, और सिर्फ एक बॉर्डर पार करके आज ये लोग एक दूसरे के जो वोट मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सबको पता है कि वो बीजेपी को हेल्प करी जा रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों हरियाणा के अंदर सर्टेनली विकल्प नहीं है। सबको पता है अगर पॉलिटिकल लीडरशिप आज और आने वाले 40 साल तक हरियाणा की किसी के पास है तो वो दुष्यंत चौटाला के पास है। अब हमने किसानों के लिए क्या किया, हमने जवानों के लिए क्या किया और पहलवानों के लिए क्या किया। आज विनेश फोगाट हमारी बहन है, वो जुलाना से चुनाव लड़ रही है। जब विनेश ने अपना करियर शुरू किया था तो उनकी नी में इंजरी आई थी। पहली ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने क्राउड फंडिंग आजकल जो कहते हैं, हमारे गांव देहात में बोलते हैं कि सब लोगों ने पैसा मिलाकर 10 लाख रुपए इकट्ठा किया था। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विनेश हमारी बहन को दिया था। ठीक है, उनका मान सम्मान है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम जो हमारे पहलवान हैं उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। जो जवान हैं, आप इंदिरा गांधी जी के टाइम से लेकर चलिए, बेरोजगारी का शब्द का राजनीतिकरण किया गया। दुष्यंत चौटाला जब सत्ता में आए उससे पहले एक वादा किया था कि इस शब्द का मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। आने के बाद 75% रोजगार अधिनियम लेकर आए, कैबिनेट में लड़ाई लड़ी, विधानसभा में लड़ाई लड़ी, गवर्नर से पास कराया, प्रेसिडेंट का एसेंट लेकर आए। आप एक भी साहिब जी, आप तो इतने पॉलिटिकल लोगों से बात करते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर बताइए जो इसका सॉल्यूशन लेकर आया हो। जो हमारे किसानों की बात है, आपके चैनल पे मैंने कई बार कोट किया है, दुष्यंत चौटाला वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने बोला कि अगर हरियाणा से एमएसपी डिसकंटिन्यू हुआ तो मैं सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन दूंगा। रिकॉर्ड पे है, दिसंबर 2020 की भी ये रिकॉर्ड है, आई विल रिजाइन इफ एमएसपी इज डिसकंटिन्यूड। अगर हम सत्ता में रहे तो हम रक्षक बनकर रहे, हमारे ऊपर एक भी आरोप नहीं है कि हमसे गलती हुई। हम इस बात को मानते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर हम भावना समझ नहीं पाए और हम बीजेपी के साथ रहे, इस बात को हमने एक्सेप्ट भी किया। ईमानदारी से आपने कम से कम प्रतीक जी ये तो स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई। मैं आपसे और क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता था, लेकिन आपकी इस ईमानदारी के कारण अगली बार आता हूं आपके पास। चौधरी राम कुमार जी, चौधरी साहब, हम कोई भी राजनीतिक बात आपसे करें, किसान किसको इस बार समर्थन करेंगे, किसान किस तरफ जाएंगे, ये सब बात करें उससे पहले चौधरी साहब आप प्लीज हमें ये बताइए कि आज हरियाणा के किसान की स्थिति क्या है, उसकी मांगे क्या है, वो क्यों बार बार महापंचायत करता है, वो क्यों आज भी बॉर्डर्स पर बैठा डटा हुआ है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा है कि खट्टर जी ने एक बयान दिया है कि वो कुछ किसानों के भेष में कुछ और दूसरे लोग भी बैठे हैं जी। मैंने ये बयान देखा नहीं है, और यदि उन्होंने ऐसा कहा भी है तो वो कोई भाजपा का बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है, उसको भाजपा का बयान नहीं समझा जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कंगना रनौत जी ने भी किसानों के बारे में कुछ कहा था, हमारी यूनियन ने, मैंने उसका खंडन किया था और हमने पत्र भी लिखा था भाजपा के अध्यक्ष को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कोई अधिकृत नहीं है इस तरह का बयान देने के लिए।
तो पहली बात तो यह है कि मैं जो खट्टर जी ने कहा है, हालांकि मैंने उनका बयान पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, उन्होंने क्या कहा है, किसी परिप्रेक्ष्य में कहा है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, हरियाणा का किसान हो या कहीं का भी किसान हो, जो पढ़ा लिखा किसान है वो ये समझ रहा है कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए चिंतित हैं और किसानों के लिए योजनाएं बना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पहला दिन अपना प्रधानमंत्री का चार्ज लिया और पहले दिन उन्होंने किसानों की सम्मान निधि की फाइल को साइन करने का काम किया, तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो केंद्र की सरकार है वो किसानों के प्रति सोच रही है, विचार रही है, किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो मैं हरियाणा के किसानों से भी कहना चाहता हूं कि आप इन बयानबाजी पर मत जाइए, कौन आदमी क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि वो अधिकृत नहीं है। ना तो वो सरकार से अधिकृत है इस तरह का बयान देने के लिए, ना वो भाजपा से अधिकृत है। तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उस बात के लिए वो जाने। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, सरकार की बात है, सरकार किसानों का अच्छा काम कर रही है। और हमने पहले भी समर्थन किया था, जो तीनों कृषि कानून थे वो भी किसानों के लिए बहुत बेहतर थे। इंडियन किसान यूनियन ने उसका समर्थन किया था, लेकिन चलिए वो वापस ले लिए, लोगों को पसंद नहीं आए। लेकिन मैं हरियाणा के किसानों से कहना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी की भावना को समझे और जो भाजपा की सरकार है उसको समझे। और जहां तक मेरा मानना है, हरियाणा के ज्यादातर किसान सरकार का समर्थन कर रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। इस तरह के बयानबाजी में ना कोई असर पड़ेगा चुनाव में, और ना ही इस तरह की बयानबाजी की जानी चाहिए। मैं इसका खंडन भी करता हूं बयान का। चौधरी साहब, आपने किसानों को ढेर सारी सलाह दे दी,